हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। और इसको लाने का रीजन क्या है? एक्चुअल में कभी ये मार्केट की डार्लिंग हुआ करती थी और इसके वैल्यूएशंस इतने अच्छे हो गए हैं आज की डेट में। मैं एक एक करके आपको सारी चीजें दिखाऊंगा कि मेरे इसको आज चूज करने के रीजंस क्या हैं और इसमें अपॉर्चुनिटी कितनी है। इसमें एक्चुअल में जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है वो बहुत ज्यादा है और मैं आपको वो सारी चीजें बताने वाला हूं जिसको हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हमें अपने चारों तरफ ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी चीज सस्ती अवेलेबल है और कौन सी चीज अभी भी अच्छी है और क्यों इसके बिजनेस बढ़ेंगे और क्या यहां पर बेसिक अपॉर्चुनिटी है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। बस एक चीज मैं साथ में कहना चाह रहा हूं कि ये एक एजुकेशनल वीडियो है, मेरी यहां पर आपको खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। तो आप इसको समझना अपने हिसाब से, फिर सोच समझ के अपने हिसाब से डिसीजन लेना। तो अगर हम इसकी बात करें, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ये कंपनी करती क्या है, तो ये हमारे होम लोन फाइनेंस में है और होम लोन फाइनेंस के साथ में इन्होंने जो जिसको हाउसिंग फाइनेंस भी कहते हैं उसके साथ में नॉन होम लोन्स भी करती है। लेकिन नॉन होम लोन्स में ये कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग एंड लोन फॉर रियल एस्टेट डेवलपर्स, ये सारे काम करती है। तो इसका मतलब ये है कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जितने भी लोन्स देती है वो रियल एस्टेट के लिए देती है या रियल एस्टेट के अगेंस्ट देती है। तो बात एक ही है, यानी कि प्रॉपर्टी लोन देती है ये कंपनी। हम वो हाउसिंग फाइनेंस भी हो सकता है, वो कमर्शियल फाइनेंस भी हो सकता है। तो जब ये साथ में कमर्शियल फाइनेंस की बात आती है ना, तो ये एक एडेड एडवांटेज हो जाता है जो इन्होंने छोड़ा नहीं है। बाकी भी देते होंगे लेकिन इन्होंने भी उसको छोड़ा नहीं है, तो ये प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं कि इस कंपनी में ऐसा क्या है। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी 5,900 करोड़ की है और जो स्टॉक पीई है वो सिर्फ और सिर्फ 10 का है। जैसे बहुत बार मुझसे क्वेश्चन लगातार किया जाता है कि विवेक भाई, कभी तो आप पीई को इंपॉर्टेंस देते हो और कभी आप पीई को इंपॉर्टेंस नहीं देते हो। मैं जनरली जब पीई बहुत ज्यादा हाई होता है तब मैं उसको इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं, और अगर पीई बहुत ज्यादा कम होता है तो उसको भी एक बार देख लेना पड़ता है कि उसके रीजंस क्या हैं। कई बार कंसिस्टेंटली एक पर्टिकुलर सेगमेंट में डी ग्रोथ आ रही होती है या फिर ग्रोथ नहीं आ रही होती या फिर जो हाई ग्रोथ आनी चाहिए थी उसकी कमी हो जाती है। तो यहां पर ये बहुत सारे रीजंस होते हैं और ये एक थोड़ा सा सब्जेक्टिव मैटर होता है कि हम किस चीज को किस तरीके से समझ पाते हैं और देख पाते हैं। अब यहां पर 10 का पीई मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेट करता है और इससे भी बड़ी यहां पर जो बात है वो ये है कि जो बुक वैल्यू है वो 503 करोड़ 503 है, 503 एंड करंट प्राइस 350 का है। तो यहां पर बुक वैल्यू करंट प्राइस से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मींस बहुत ज्यादा है। ये अच्छी खासी परसेंटेज है जिसके बेस पर डिसीजन लेना आसान हो जाता है। 50% ज्यादा है बुक वैल्यू करंट मार्केट प्राइस से। और अगर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो यहां पर प्रमोटर की होल्डिंग को 32.6% यहां पर दिखाया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में वो 32.6% प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, उससे बहुत ज्यादा है। उसको अगर देखना चाहते हैं तो हम नीचे चल के देखते हैं और नीचे चल के जब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाते हैं तो बेसिकली ये एक जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर किस किस के बीच है? जॉइंट वेंचर है पंजाब नेशनल बैंक के साथ एंड पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक कैरल ग्रुप है। कैरल ग्रुप वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट एक्विटी प्लेयर हैं, उनकी कंपनी है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नॉट दिस, ये है अपना पब्लिक में ये नजर आता है क्वालिटी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स। तो क्वालिटी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कैरल ग्रुप की कंपनी है। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। वो वर्ल्ड के मैं आपको सर्च करके भी दिखा देता हूं, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कि ये वर्ल्ड के बहुत बड़े प्राइवेट एक्विटी प्लेयर हैं। अगर इसको हमने सर्च किया तो यहां पर ये पता चल जाता है। इसको डालते ही कैरल ग्रुप का नाम बीच में आ जाता है और नीचे कहीं पर लिखा हुआ भी आ जाएगा कि ये कैरल ग्रुप की कंपनी है। ये देखो, कैरल ग्रुप विच हैज 32.22% इंटरेस्ट इन इट थ्रू ए ग्रुप कंपनी कॉल्ड क्वालिटी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स। तो ये यहां से पता चल जाता है कि ये कैरल ग्रुप की कंपनी है और कैरल अपने आप में बहुत बड़े प्राइवेट एक्विटी प्लेयर्स हैं। उसके साथ में एक और अच्छी बात क्या है कि यहां पर जितना स्टेक हमारा पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक का है उतना ही स्टेक यहां पर कैरल ग्रुप का है। और साथ में जो यहां पर बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं, एफआईआईज हैं, उनकी अच्छी खासी
पास ये स्टेक है। जनरल अटलांटिक सिंगापुर की भी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी, पीटीई लिमिटेड की भी, और इन्होंने तो अपनी इस इन्वेस्टमेंट को अभी फिलहाल में इंक्रीज भी किया है अगर हम यहां पर देखें। और इसकी एक ये न्यूज भी आई थी, अगर हम न्यूज को पढ़े, सिंगापुर बेस्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज वी रेजेस स्टेक इन पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस टू 9.92%। तो ये जो परसेंटेज है ये एक अच्छी परसेंटेज है, और अच्छी परसेंटेज मींस ये लगातार यहां पर अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम पब्लिक के पास देखें तो ये यहां पर फिगर इसलिए नहीं आई है क्योंकि ये दिसंबर का अपडेटेड डेटा है, और दिसंबर के अपडेटेड डेटा में ये फिगर यहां पर कुछ मिस हुई होगी। ऐसा नहीं है कि 32.22% सारा का सारा ही पब्लिक ने खरीद लिया है, ये एज इट इज मेंटेन्ड है, इसकी कोई न्यूज भी नहीं है, और कहीं पर आप सर्च भी करोगे तो कहीं कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है यहां पर। तो 39.34 में से 32.22 को अगर लेस करें तो पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 7% स्टेक है इस कंपनी का, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो आप अगर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को अगर एक सरकारी कंपनी समझने की गलती कर रहे हैं तो वो गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये सरकारी कंपनी है ही नहीं, ये पीएसयू है ही नहीं, क्योंकि पीएसयू के पास यहां पर सिर्फ और सिर्फ 32% स्टेक है, और बाकी सारा का सारा यहां पर एफआईआई के पास है, जिसमें कैरल ग्रुप है, और जिसमें बाकी सिंगापुर बेस्ड कंपनीज हैं, और उससे अलग जिसमें डीआईआई भी हैं, और डीआईआई के पास तो सिर्फ 3% ही स्टेक है, बाकी सारा इनके पास नहीं है। तो एफआईआई की कंपनी है एक्चुअल में, ये एक एमएनसी है, आप इसको इस तरीके से समझ के चलो। और एमएनसी को मेरे हिसाब से बिजनेस करना आता है, क्योंकि उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत स्ट्रांग होता है, और जब बोर्ड स्ट्रांग होता है तो बाकी चीजें हमेशा अच्छी होती हैं। अब अगर हम इसमें इनके परफॉर्मेंस की बात करने लगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में हम लोग चले आते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखें तो 1400 करोड़ से इंक्रीज होते हुए ये लगातार इंक्रीज ही हो रहा था, लेकिन पैंडेमिक के दौरान इसमें थोड़ा सा इंपैक्ट आया। ऑफ कोर्स वो आना था, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, और पैंडेमिक के दौरान यहां पर क्यों इंपैक्ट आता है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन लिंक्ड जो हमारे रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स होते हैं, जहां पर जितना ज्यादा कंस्ट्रक्शन होता जाता है उतना ज्यादा ये कंपनीज अपने क्लाइंट के बिहाफ पर बिल्डर्स को पेमेंट करते जाते हैं। जब कंस्ट्रक्शन ही नहीं हुआ तो कंस्ट्रक्शन नहीं होने की वजह से जो पेमेंट रिलीज करनी थी वो पेमेंट रिलीज नहीं हुई, जिसकी वजह से न्यू बिजनेस नहीं हुआ। तो यहां पर इस चीज को बिल्कुल साफ साफ समझने की जरूरत है कि पैंडेमिक का इससे क्या लिंक है। इसका सीधा सीधा लिंक है, न्यू अमाउंट रिलीज ही नहीं हुई क्योंकि कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। और लेकिन उस सब चीजों के बावजूद भी जो इनका नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंटली अच्छा चला है। सिर्फ और सिर्फ मार्च 2020 में नहीं आया, क्योंकि उस टाइम पर सीधा सीधा सा जो अमाउंट आनी थी इंटरेस्ट वगैरह की, वो चीजें नहीं आई होंगी, वन टाइम है। उसके बाद में ये वापस बैक टू परफॉर्मेंस पर आ गए, और ये कंसिस्टेंसी है इनकी, लगातार ये नेट प्रॉफिटेबिलिटी बनी हुई है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी बात करें तो आप यहां पे रेवेन्यू की ग्रोथ देखो यार, 276 करोड़, देन 308, 359, 461, 600, 1100, 1700, 2600, मींस ये क्या ग्रोथ है। 3950, 400, 7400, 8400, ये मतलब इससे ज्यादा गजब की ग्रोथ है। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि यार होती होगी कुछ, बाकी कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने इतनी परफॉर्मेंस दिखाई होगी। मींस 50% एवरी ईयर, यहां तो डबल हुआ, उसके बाद में फिर 50%, फिर यहां 50%, फिर 50%, फिर 40%, मतलब अमेजिंग ग्रोथ है। ये ऐसी ग्रोथ है क्यों? क्योंकि ये सरकारी कंपनी नहीं है, ये एक एमएनसी है, कैरल ग्रुप की कंपनी है, और सिंगापुर बेस्ड जो बाकी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं उन्होंने यहां पर अपने स्टेक्स भी बढ़ाए हैं। 50% से ज्यादा हिस्सेदारी इसकी एमएनसीज के पास है जो एफआईआईज हैं। तो यहां पर इसको पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से सीधा सीधा समझने की और इसको सीधा सीधा सरकारी कंपनी मानने की, गलती करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो और यहां पर जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने देख लिया, उसके बाद में अगर हम बैलेंस शीट को देखें, बैलेंस शीट में जो अपना फंड है शेयर होल्डर्स का 185 करोड़ से इंक्रीज होते होते एवरी ईयर कंसिस्टेंटली इट हैज ग्रोन अप, तो 8200 करोड़ तक पहुंच गए, यानी कि 185 करोड़ से बढ़ते हुए 8292 करोड़। अमेजिंग ग्रोथ है ये, एकदम से सुपर ग्रोथ कहता हूं मैं इस चीज को, और किसी तरह का कोई डाउट ही नहीं रह जाता। उसके बाद में जब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर रहे हैं वो भी हमने देख लिया। अब इसके बाद हम चार्ट पैटर्न पे एक बार और चले जाते हैं। अगर चार्ट पैटर्न की बात करें, चार्ट पैटर्न से पहले मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं यहां पर
कि जो स्टॉक का पी है वो 10.8 है, और ये 10.8 जो स्टॉक का पी है ना, वो इस पेंडेमिक के दौरान जब इनका नेट प्रॉफिट कम हुआ है पिछले 12 महीने में 544 करोड़ हुआ है, उसके बाद है। अगर ये इतना नहीं होता और इतना नहीं होकर अगर ये 1081 होता, तो आप इस चीज को समझ लो कि अगर ये नॉर्मल भी रहा होता, कोई इसमें ग्रोथ नहीं भी हुई होती, तो भी ये पीई सिर्फ 5 का होता। और जब 5 का पीई और आपको एफआईआई मिल रहा है ना, मतलब एक एमएनसी 5 के पीई पर मिल रही है, तो आप समझ के देखो ये एक बहुत ही सस्ती डील है जो मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी के रूप में अवेलेबल है। इस तरह की अपॉर्चुनिटी रोज रोज नहीं मिलती हैं। और मैं इसके चार्ट पैटर्न की भी बात करता हूं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की हम बात कर रहे हैं यहां पर, और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पर हम लोग पहुंचे तो आप यहां पर ये देखो कि कभी इसका प्राइस एक जमाने में और वो हुआ करता था यहां पर 1700 रुपीज। अब ये 1700 रुपीज एक्चुअल में मैं अगर एक सीधी सी बात बताऊं ना, अगले कुछ सालों में अगर इसको यहां से कैलकुलेट करें तो सीधा सीधा वहीं पहुंचने का इसका सीधा सीधा सा टारगेट हो सकता है कि लो और लेके भूल जाओ। ये वही वाली स्टोरी है कि अगले 4-5 साल कुछ मत करो, और अगले 4 साल में अगर आपका पैसा 5 गुना होता है, 400% गेन मिलता है, और 100% आपका अगर आपका पैसा 5 गुना होता है, यानी कि अगर हमने 1 लाख लगाया और 5 गुना होता है ना, 3-4 साल भी अगर लगते हैं, तो ये अमेजिंग रिटर्न है। मींस सिंगल स्ट्रोक और छक्का और उसके बाद में मैच जीत गए, इस तरह की बात है। तो एनीवेज मैं इसमें चार्ट पैटर्न भी आपको दिखाता हूं, और बहुत ही एक अच्छा चार्ट पैटर्न कहता हूं मैं इसको। जब ये बेस बनाकर नीचे से चलना शुरू करे कोई चीज, और चलने के साथ में अगर ये कंसोलिडेट हो जाए एक पूरी रेंज में, और नीचे से एक अच्छी खासी रैली आई हो, तो बिलीव मी ये जैसे ही ये खत्म होता है फिर से रैली शुरू होती है। और यहां पर एक चीज और मैं बता दूं, यहां पर ये कप विद हेड एंड शोल्डर यहां पर पैटर्न पूरा बनेगा यहां से निकलने के बाद में। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बन सकता है, माई एक्सपीरियंस कि यहां से बनेगा ही बनेगा। इसको यहां से पकड़ो, ऐसे लेकर जाओ और ये ऐसे चलेगा, फिर यहां पर ये बन सकता है। और जब ये यहां से निकलेगा तो यहां से आपको पता है कि जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है वो कितना ऊपर की तरफ ग्रोथ दिखाता है। इसको यहां से पकड़ो, उठाकर चलो, और ब्रेकआउट लेवल से उठाकर इसमें ये एक टारगेट निकल कर आता है जो मीडियम टर्म टारगेट है। अगर एक साल भी इसमें लगे ना तो 1021 का टारगेट आता है, और करंट मार्केट प्राइस 357 का है, यानी कि यहां से 3 गुना होने के इसके चांसेस हैं। करंट लेवल से यहां से 3 गुना हो सकता है। 185% का गेन यहां से आ सकता है। तो आप समझो इस बात को कि ये क्या अपॉर्चुनिटी सामने रखी हुई है। मींस टेबल पे पैसे रखे हुए, साफ साफ कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। मैं इसमें बायर हूं, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे इस टाइम पर नहीं है लगाने के लिए, क्योंकि 100% मनी ऑलरेडी इन्वेस्टेड है और कुछ मैंने बेचा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ इसमें जरूर लगाने वाला हूं। आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, मैं इसमें जो बायर हूं वो इस छोटी अमाउंट के लिए नहीं हूं, मैं इसमें बायर हूं टॉप वापस से जो इसका लाइफ टाइम हाई था वहां तक के लिए, यानी कि 1700 के लेवल के लिए। मैं उससे पहले इसको नहीं बेचूंगा। दिस इज माय कंफर्मेशन हियर। तो आप अपने हिसाब से इसमें पैसा लगा सकते हो, लेकिन ये एक एजुकेशनल वीडियो है, इस चीज को ध्यान रखना। और दोस्तों के साथ शेयर कर लेना यार, सब्सक्राइब भी कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, क्योंकि हम नेक्स्ट डे कल फिर ठीक 5 बजे एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ फिर से वापस आपके सामने होंगे और मजे करेंगे। तब तक थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।